everyone, and you're welcome on my channel हर घर English. Today we will discuss objectives of report writing. आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो सब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। आपका जो फिफ्थ पेपर है एमए सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स इस बात पर फोकस करें कि फिफ्थ पेपर आपका रिपोर्ट राइटिंग के नाम से ही है, जिसमें हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग की और प्लस उसके ऑब्जेक्टिव्स की। अब आपको इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का अपना एक अलग सिग्निफिकेंट रोल होता है किसी भी फील्ड में या किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट हो और चाहे आपका इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट हो। रिपोर्ट राइटिंग का यूज़ हर जगह पर होता है, लीगल प्रोसीडिंग में भी होता है रिपोर्ट राइटिंग का यूज़, और इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में भी रिपोर्ट राइटिंग यूज़ होती है। रिपोर्ट राइटिंग है क्या? ये एक ऐसा कंटेंट होता है, या इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि जब बहुत सारी समरी हमारे चारों तरफ हो और हमें उसमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ें निकालनी हो। सारा मैटर हमको इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है ना, सारा मैटर कलेक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें स्पेसिफिक चीज़ें जो हमें लग रहा है कि ये हमारे मतलब काम की है या हमारे लिए यूज़फुल है, सिर्फ हम उसी स्पेसिफिक कंटेंट को जब निकालते हैं और उसके ऊपर जब हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं तो दैट मीन्स रिपोर्ट राइटिंग, वही आपका रिपोर्ट राइटिंग है। और इस रिपोर्ट राइटिंग का अगर हम देखें तो पहला टॉपिक ही है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर्स। मीन्स आपको ये समझाना है यहाँ पर कि इंग्लिश लिटरेचर में रिपोर्ट राइटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड कैटेगरीज ऑफ रिपोर्ट्स। तो हम अपने इस ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पर अब हम देखेंगे आंसर। ओके, देयर इज आंसर। In English literature, report writing serves several key objectives depending on the type of report and its purpose. इंग्लिश लिटरेचर में रिपोर्ट राइटिंग जो कि अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को लेकर के साथ चलती है, जिसमें डिपेंड करता है उस रिपोर्ट के टाइप और उसका पर्पस, मतलब आप क्या पर्पस है, क्यों आप ये रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, और आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अंडरस्टूड? आप किस टाइप की रिपोर्ट राइटिंग करना चाह रहे हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो है डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। हेयर आर सम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर हम कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। अंडरस्टूड? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर ये दोनों ही टर्म्स अपने आप में अगर देखा जाए तो कंप्लीट मीनिंग रखती हैं। एनालिसिस मतलब किसी भी कंटेंट का एनालिसिस करना या उसका इंटरप्रिटेशन करने में जो हेल्पफुल होता है वो होती है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग हमें क्या करती है, किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करने में हमारे लिए हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। टू एनालाइज इंटरप्रेट लिटरेरी वर्क्स, थीम्स, कैरेक्टर्स एंड स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। कहा क्या जा रहा है अब यहाँ पर, आपको बोला जा रहा है कि लिटरेरी वर्क्स में जब आप एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, इंटरप्रेट का मतलब विवेचना करते हो किसी भी चीज़ की, उस वर्क की थीम को, कैरेक्टर को। अब क्योंकि जाहिर सी बात है हम पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि किसी ड्रामे की थीम है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, या किसी भी नॉवेल के हमारे कैरेक्टर्स हैं या प्ले के कैरेक्टर्स हैं, तो इस तरीके से हम उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं लिटरेरी वर्क्स में। तो हम किसी भी वर्क की थीम, कैरेक्टर्स, स्टाइलिक एलिमेंट्स को क्या करेंगे, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट तैयार करेंगे, तो वो हमें कहाँ पे हेल्प करेगा, रिपोर्ट राइटिंग को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी हेडिंग है वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग। तो मेरे सभी पीजी के स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान दें कि जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, जिस लेवल पर आज आप हो, यानी कि पीजी लेवल पर हो, और पीजी लेवल पर पहुंचने के बाद हर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। दूसरे, हम ये मान करके चलते हैं
कि इस एज का स्टूडेंट जो कि पीजी लेवल पर आ चुका है, तो वो किसी भी चीज़ को सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं देखता, बल्कि उसका बुरा बुरा भी देखता है। मीन्स किसी भी चीज़ को आप पॉजिटिवली ही नहीं देखोगे कि आपने सारी चीज़ें पॉजिटिव और अच्छी अच्छी चीज़ें उठा के रख दी तो आप ये कह रहे हो कि मैम ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो बहुत अच्छा कुछ नहीं होता, उसमें कहीं ना कुछ कमी होती है। मीन्स उसमें निगेटिव पॉइंट भी इंक्लूड होता है। तो वहीं पे क्या आपका डेवलप हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है कि आप उसको क्रिटिसाइज भी करना जानते हो। क्रिटिसाइज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप आलोचना करिए। क्रिटिसाइज का मतलब है आप दोनों पहलू को या दोनों ही पक्षों को, जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं उन दोनों को देखिए, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों एस्पेक्ट्स को देख करके फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ग्यू करिए। ये चीज़ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग में इंक्लूड होती है। तो टू डेवलप एंड प्रेजेंट ए वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट और इवेल्युएशन ऑफ ए टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को आप इवेलुएट करेंगे और वेल रीज़न देते हुए आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो ये चीज़ें कहाँ से आपके अंदर डेवलप होंगी, जब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। और क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ कहाँ पर होगा, जब आप एक रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर करेंगे। अंडरस्टूड। तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इससे डेवलप होती है। नंबर थर्ड पॉइंट, क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता होती है और किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का एक जो स्किल्स होता है वो डेवलप होता है। टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ए लॉजिकल एंड कोहेरेंट मैनर मेकिंग इट ईजियर फॉर रीडर्स टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है या जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, हमारे सामने वो एक लॉजिकल फॉर्म में होगी और हम उसको एक तरीके से, यानी एक बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में रख करके उसे आसान बनाएंगे अपने रीडर के लिए, ताकि वो उसे अच्छी तरह से समझ सके। तो क्या हो रहा है फिर, रिपोर्ट राइटिंग कैसी होनी चाहिए, उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है कि जब हम किसी टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग तैयार करते हैं तो उसमें ये चीज़ें मेंशन करते हैं, क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम लिख करके अपने रीडर को समझाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्लैरिटी और वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर को यूज़ करते हुए सभी सेंटेंस के फॉर्मेट को ऑर्गेनाइज करना होता है। क्योंकि और सारी इन्फॉर्मेशंस भी साथ में क्या है कि जाहिर सी बात है, जब हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो क्या कर रहे हैं, फिर हम सेंटेंस मेकिंग से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होंगी और इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होंगी वो लॉजिकल होंगी और हमारे रीडर को पढ़ने में इससे क्या होगा, ईजियर रहेगा, आसानी होगी। तो रिपोर्ट राइटिंग का ऑब्जेक्टिव्स ये भी होता है। नंबर 4, एविडेंस बेस्ड राइटिंग मीन्स आप किसी भी रिपोर्ट राइटिंग को बिना एविडेंस के तैयार नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो, जब तक आपके पास किसी तरह का कोई एविडेंस ना हो। तो आप ऐसे ही थोड़ी ना किसी भी टॉपिक को उठा के जो है वो रिपोर्ट राइटिंग करने लगोगे। आप उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस दोगे, उसका एविडेंस वहाँ पर प्रेजेंट करोगे। तो हमारे एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट राइटिंग होती है, मतलब ये सपोर्ट करती है क्लेम्स विद टेक्सचुअल एविडेंस को, रेफरेंसेस को एंड स्कॉलरली सोर्सेस को। मतलब आप इससे क्या करोगे, सपोर्ट करते हो उस क्लेम को जो आपने लिखा है, तो आप अपने टेक्सचुअल के साथ में उसके एविडेंस को भी दिखाते हो। अगर आपने जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग की है तो जाहिर सी बात है आप ये भी दिखाओगे कि किस चैप्टर से पैराडाइज लॉस्ट जो पोएम है हमारी वो ली गई है, और जिस चैप्टर से ली गई है उसको लिखते वक्त जो हमारा पॉइंट था, जॉन मिल्टन था, उनके अपने कॉन्सेप्ट क्या थे, वो क्या सोच रहे थे, व्हाट इज़ द थिंकिंग इन हिज माइंड, तो उनके दिमाग में क्या था उस समय पर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर मेंशन करनी होगी और इसी से आप रेफरेंस देते हुए या उस स्कॉलरली सोर्सेज का यूज़ करते हुए अपनी रिपोर्ट राइटिंग को प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट राइटिंग, मतलब रिपोर्ट राइटिंग विदाउट एविडेंस के नहीं होती, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर 5, कॉम्पिटिटिव स्टडी। जब हम किसी भी कोई भी टू थिंग्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं तो अपने आप चीज़ें क्या होता है वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपने आप चीज़ें जो हैं एक वाइड रेंज में हमको मिलती हैं, मतलब एक बड़ी बड़ी रेंज में हमको मिलती है। मीन्स जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर क्या चीज़ें स्पेसिफिक हैं और जो सेकंड टॉपिक है तो उसके अंदर क्या चीज़ें स्पेसिफिक हैं और इसके अंदर क्या चीज़ें स्पेसिफिक नहीं हैं, और बी जो टॉपिक है उसके अंदर क्या स्पेसिफिक नहीं है। तो ये कब पता चलेगा, जब हम कंपैरिजन करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव स्टडी बहुत ज़रूरी है, इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी छुपा होता है जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्टडी की जाए। टू कंपेयर डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स, जनरस और ऑथर्स इन ए सिस्टमेटिक वे। देखिए, आप
हो सकता है कि जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर इससे पहले भी बहुत लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग तैयार की हो, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहा हो। अब आप उन लोगों का कंपैरिजन करते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कुछ अलग ढंग से रखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक नई तरह की रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर करेंगे। तो इसी चीज़ को इसमें कहा जा रहा है कि टू कंपेयर डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स। आप उसका कंपेयर करिए अलग अलग तरह के लिटरेरी वर्क से, जेनरस से और ऑथर्स। जेनरस का मतलब होता है जो फिक्शन होती हैं, मतलब जो स्टोरीज या कहानियाँ कुछ भी इसमें आ जाता है लिटरेरी वर्क का। और ऑथर्स इन अ सिस्टमेटिक वे, और जो और ऑथर थे, जो अदर ऑथर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से उसे सिस्टमेटिक वे में रिपोर्ट राइटिंग को तैयार किया था। तो आप उनसे अपना जो आप सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर कर रहे हो रिपोर्ट राइटिंग, उसका कंपेरिजन भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी छुपा होता है कि कॉम्पिटिटिव स्टडी करने का मौका मिलता है और ये स्किल्स डेवलप होती है। नंबर 6, एकेडमिक कम्युनिकेशन। Academic communication means to practice formal writing skills essential for academic and professional settings. अगर आप एक बार एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर लेते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क के ऊपर, तो आगे जब आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर कहीं पर ऐसा कोई आपको जो है ऐसा कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले कि आपको जो रिपोर्ट राइटिंग तैयार करनी हो, तो मतलब आपको पहले से प्रैक्टिस है, पहले से आप अपने एकेडमिक में ये सारी चीज़ें, ये सब स्किल्स को आप लर्न करके गए हो, तो वहाँ जाने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस स्किल का यूज़ करते हुए अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें, ये सभी स्किल्स आप सीख चुके थे अपने एकेडमिक पीरियड में। तो इसका क्या एक ऑब्जेक्टिव क्या है? एकेडमिक कम्युनिकेशन टू प्रैक्टिस फॉर्मल राइटिंग स्किल्स इसेंशियल फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। ये हमें प्रैक्टिस कराती है, इसका लिखने का जो स्किल्स होता है ज़रूरत के मुताबिक एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग के लिए। ठीक है, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव 6 नंबर एकेडमिक कम्युनिकेशन भी है। जब हम कहीं पर जाएंगे और कहीं पर जॉब करेंगे, तो उस टाइम पर ये स्किल हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है और इट इज़ अ यूज़फुल फॉर अस। नंबर 7, समराइजेशन। हमें चीज़ों को समराइज़ करना आता है। समराइज मीन्स जब हम रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए रखते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि जब एक कोई भी टॉपिक बहुत ही इसे आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा डेस्क्राइब फॉर्म में है, ठीक है, बहुत व्याख्यात्मक रूप में है, लेकिन अब आप उसको समराइज़ कर रहे हो। समराइज़ करना की जो स्किल है वो भी अपने आप में एक आर्ट है, तो वो चीज़ भी आ जाती है जब आप एक रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर करते हैं। समराइजेशन की स्किल्स टू कंसाइसली समराइज लिटरेरी वर्क्स, रिसर्च फाइंडिंग्स और डिस्कशंस। तो क्या होगा? कंसाइजली समराइज लिटरेरी वर्क्स आपको आ जाता है, रिसर्च फाइंडिंग्स आपको रिसर्च करने के तरीके या रिसर्च करना किस तरीके से किया जाता है, तो रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू आप रिसर्च की फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके ऊपर डिस्कस भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आप या फिर आप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आपको चीज़ों को समराइजेशन करना आता हो और ये या फिर ये स्किल आप डेवलप कर चुके होते हैं क्योंकि आपने रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर की है। नंबर 8, परसुएशन। देखिए, परसुएशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। मतलब किसी भी चीज़ का, अब क्योंकि आप एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर रहे हो तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि जॉन मिल्टन ने जिस टाइम पर पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे और वो उस पैराडाइज लॉस्ट को लिखते समय अपने आप को कितना स्पिरिचुअल फील करा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप अनुमान लगाएंगे। अब जॉन मिल्टन तो है नहीं प्रेजेंट टाइम में और ना ही हम उनसे बात कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम परसुएशन पर ही रिपोर्ट राइटिंग तैयार करेंगे अगर हम उनके वर्क पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। परसुएशन मतलब अनुमान लगाना। टू आर्ग्यू ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट कन्विंसली यूजिंग एविडेंस एंड एनालिसिस। ठीक है, मतलब हमें पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को कन्विंस करते हुए उसका यूज़ एविडेंस के रूप में या एनालिसिस के रूप में करना है, क्योंकि हम अनुमान पहले ही लगा चुके हैं तो हम उसी आधार पे फिर आर्ग्यू भी करेंगे, तो हमें पर्टिकुलर व्यू पॉइंट मिल जाएगा जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों को भी कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि हमने परसुएशन का यूज़ करते हुए इस चीज़ को हम एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि उस टाइम पर जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट लिखते समय कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल थे और वो क्या चीज़ें सोच रहे थे। अंडरस्टूड। नंबर 9, एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स। थीम्स को एक्सप्लोर करने का स्किल हमारा डेवलप हो जाता है। टू एक्सप्लोर डीपर मीनिंग्स, सोशल इम्पैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर।
रिपोर्ट राइटिंग जब की जाती है तो उस स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ आ जाती हैं कि उसको जो टॉपिक दिया गया है, उसकी जो थीम है, पहले वो उसको एक्सप्लोर करे, पहले उसको अच्छे से समझे। समझने के बाद उसकी पूरी अच्छी तरीके से खोजबीन करे कि थीम आई कहाँ से, किस राइटर ने लिखी है, थीम के लिखने के पीछे क्या पर्पस था, थीम का इम्पैक्ट क्या पड़ा है उस टाइम के एरा पर। ये सारी चीज़ें उसके एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स में हेल्प करती हैं। तो वो क्या करेगा जब रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर करेगा, टू एक्सप्लोर डीपर मीनिंग, हर बात की जो भी चीज़ें होंगी उनका बहुत ही गहरे अर्थ समझेगा। सोशल इम्पैक्ट, समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, और ऐतिहासिक रूप से जो साहित्य था उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो ये सारी चीज़ें हमें कब देखने को मिलेंगी, अगर हम एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स की स्किल को डेवलप करते हैं। तो ये कब होगा, जब हम एक रिपोर्ट राइटिंग को प्रिपेयर करेंगे। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है दस्तावेज। अब जाहिर सी बात है, आप रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो वो तो आपके एक तरीके से आपके पास एक रिकॉर्ड बन गया ना कि हाँ आपने रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर की है, तो मीन्स आपका एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, वो जो कि हमेशा रहेगा। टू फॉर्मली रिकॉर्ड रिसर्च ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स फॉर एकेडमिक पर्पस, क्योंकि आपने किस तरह की रिपोर्ट प्रिपेयर की जिसका रिकॉर्ड आपके रिसर्च में महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करेगा या एक सिग्निफिकेंट रोल उसका रहेगा, तो वो क्या करेगा, फॉर्मली रिकॉर्ड रिसर्च ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करता है, वो एक्सप्लोर करता है, यानी आपका ऑब्जर्वेशन भी अच्छा होगा चीज़ों को देखने का। और फाइंडिंग फॉर एकेडमिक पर्पस, दूसरी तरफ एकेडमिक पर्पस से भी आप उसके अपने जो भी फ़ायदे हैं या जो भी उसके एडवांटेजेस हैं वो आप ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू एक रिकॉर्ड आपका तैयार हो जाएगा जिसे आप हर बार ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए वो तैयार होगा और अपने एकेडमिक पर्पस के लिए आप उससे लाभ उठा सकते हैं। तो ये था डॉक्यूमेंटेशन, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स थे एक रिपोर्ट राइटिंग को तैयार करने के पीछे का पर्पस क्या रहा, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, इसलिए एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार की जाती है। दिस इज़ योर प्रोजेक्ट वर्क। ये बात आपको सबको बहुत अच्छे से पता होगी, यही आपका प्रोजेक्ट वर्क भी है। रिपोर्ट राइटिंग आपको तैयार करनी है अपने इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस से, कोई भी ऑथर और उसकी वर्क के ऊपर आप एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करिए, उसकी फाइल को जो है आपको लिखना है और फिर सबमिट करना है कॉलेज में। चलिए, इसी के साथ अब मैं आपको यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छे से स्टडी करिए, प्रिपरेशन अपनी अच्छे से रखिए। एग्ज़ाम बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा दिन अब हमारे पास नहीं है, तो आप अच्छे से चैनल के थ्रू, वीडियो के थ्रू, जैसे भी आपको समझ आता हो वैसे आप करिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, जो बच्चे अपने घर पे बैठे हुए हैं और अपनी प्रिपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा वो मतलब अवेयर नहीं हैं, तो उनको भी अवेयर हो जाना चाहिए अब इस टाइम पर, और वो प्रिपरेशन करें, नोट्स वगैरह बना लें अच्छे से, ठीक है। ओके, चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और इसी तरह के एक अच्छे और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे बाय बोलती हूँ। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट।